परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? हु इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर्स. द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर. द मिनिस्टर एंड अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. तो हमारे यहाँ क्या होती है कि जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी होती है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, उन सबको मिला के बोलते हैं ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन द मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस, इट इज़ डिस्क्राइब एज सिविल सर्विसेज. तो मशीनरी, जो नॉर्मल मशीनरी होती है और जो मिलिट्री सर्विसेज होती हैं, उनको उनके बीच को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है सिविल सर्विसेज. ये ट्रेंड होते हैं स्किल्ड ऑफिसर्स who work as permanent employee of the government are assigned the task of assisting ministers in formulating policies and implementing these policies. Okay, पॉलिसी को फॉर्मुलेट भी करते हैं और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करते हैं. इन अ डेमोक्रेसी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन. इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. तो पार्लियामेंट में क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होता है वो भी कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन को. द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ पॉलिसीज adopted by the legislature. It is the responsibility of ministers to retain political control over the administration. India has established a professional administrative machinery. At the same time, the machinery is made up of a politically accountable. तो उन्हें जो है मशीनरी जो होती है वो politically accountable होती है. The bureaucracy is also expected to be politically neutral. तो जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसे ये माना जाता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी. दिस मीन्स दैट द ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजिशन ऑन पॉलिसी मैटर्स. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल दैट अ पार्टी इज डिफीटेड इन इलेक्शन एंड न्यू गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू ऑप्ट फॉर न्यू पॉलिसीज इन प्लेस ऑफ पॉलिसीज फॉर द प्रीवियस गवर्नमेंट. तो हमें क्या करना होता है, इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को क्या करना होता है कि जब पिछली गवर्नमेंट थी और वो जो पॉलिसीज रखी थी तो हमें वो फॉर्मुलेट करवानी थी, वो इम्प्लीमेंट करवानी थी. और नई गवर्नमेंट आती है, वो नई पॉलिसीज चेंज करती है तो हमें वो जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना होता है. इन सच अ सिचुएशन इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू फेथफुली एंड एफिशिएंटली पार्टिसिपेट इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द पॉलिसीज एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. इंडियन ब्यूरोक्रेसी टुडे इज एन enormously complex system. It consists of all India services, the state services and employee of the local governments, and technical and managerial staffs running public sector undertakings. Makers of our constitution were aware of the importance of non-partisan and professional bureaucracy. They also wanted the member of the civil services or bureaucracy to be impartially selected on the basis of merit. तो वो चाहते थे कि जितने भी सिविल सर्विसेज वाले हैं वो सब मतलब मेरिट की जगह पे मेरिट के आधार पर चुने जाए. सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ बीन इंटरेस्टेड with the task of conducting process of recruitment of civil servants for the government of India. Similar public service commissions are provided the state also, and the members of the public service commissions are appointed for a fixed term. Okay, their removal or suspension is a subject to a through inquiry made by judges of the Supreme Court. Okay, while efficiency and merits are norms for the recruitment, the constitution also ensures that all sections of the society, including the weaker section, have an opportunity to be a part of Indian bureaucracy. And for this purpose, the constitution has provided for the reservation of jobs for the Adivasis and Dalits. Subsequently, reservations have also been provided for women and other backward classes, and these provisions ensure that the bureaucracy would be more representative and social inequalities will not come in the way of recruitment of the सिविल सर्विसेज. तो क्या हो रहा था कि उन्हें बराबर का रिप्रेजेंटेशन देना था और सोशल इनइक्वलिटीज़ को जो है वो हटा के रखना था. तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी हमारी ऐसी है, इस टाइप की है. क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, एक होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज होती है, फिर सेंट्रल होती है, फॉरेन अफेयर्स फॉरेन सर्विसेज होती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होती है. और स्टेट में क्या होता है कि सेल्स टैक्स ऑफिसर्स होते हैं. पर्सन्स selected by UPSC for the Indian Administrative Services and Indian Police Services constitute the backbone of the higher level of bureaucracy in the state. Okay, you may know that the collection of a district is the most important officer of the government at the district level. Do you know that the collector is normally an IS officer and that officer is governed by the service conditions led by
led by the central government. An IAS or IPS officer is assigned to a particular state where she works under the supervision of the state government. However, the IAS or IPS are appointed by the central government. They can go back into the service of central government, and most importantly, only central government can take disciplinary actions against them. Okay, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसी होती है जो उनके अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकती है. This means that the key administrative officers of the states are under supervision and control of central government. Okay. Apart from the IAS and IPS officers appointed by the UPSC, the administration of the state is looked after by the officers appointed through a state public service commissions. Okay, as we shall study later in the chapter of federalism, this feature of bureaucracy strengthen the control of the central government over the administration of the state. Okay, तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होती है इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच टू द पीपल. लोगों तक पहुंचानी होती है उन्हें अपनी पॉलिसीज, बट मोस्ट ऑफन इट इज़ सो पावरफुल दैट पीपल आर आफ्रेड टू अप्रोचिंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर. ऐसा होता है, एंड इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल दैट ब्यूरोक्रेसी इज इनसेंसिटिव टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स. ऐसा माना जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव होती है ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए. ओनली इफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल्स द ब्यूरोक्रेसी सम ऑफ दीज प्रॉब्लम कैन बी इफेक्टिवली हैंडल. ऐसा माना जाता है कि जो चुनी हुई सरकार है वो थोड़ी हमारी हेल्प करेगी. ऑन द अदर हैंड, टू मच पॉलिटिकल इंटरफेयर टर्न्स द ब्यूरोक्रेसी इनटू एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियन. और दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी को खुलकर काम नहीं करने दिया जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है. दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड इंडिपेंडेंट मशीनरी फॉर द रिक्रूटमेंट, मेनी पीपल थिंक दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर protecting civil servants from political interference in the performance of their duties. It is also felt that enough provisions are not there to ensure the accountability of the bureaucracy of the citizens. There is an expectation that measures like right to information may make the bureaucracy a little more responsive and accountable.